स्टूडेंट्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक मजबूत तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मजबूत तैयारी कैसे? क्योंकि इस बुक ने 5 किताबों का कलेक्शन अपने अंदर ले रखा है और पांचों किताबें जो हैं आपकी कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, फैक्टर्स, ट्रिगो और एल्जेब्रा बहुत प्रॉपर मैनर में आपको हर एक चीज़ पढ़ाती है। हम हर एक कंसेप्ट के अच्छी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं उनके इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स से। चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर ले रहे हैं और फाइनली JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं। और ये सब कुछ कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करके आपको मिल जाएगा। चलो काम की बात पर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6th चैप्टर आपका एलिप्स चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में हम अभी कर रहे हैं लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस पैराग्राफ, इस पैसेज को देखकर और बहुत अजीब अजीब सी बातें देखकर डरना नहीं, बहुत सिंपल सी बातें, मेरा यकीन करिए बहुत सॉर्टेड सी बातें, सुनिएगा ध्यान से। अ को-प्लानर बीम। अब सर ये लाइट, कॉन्वर्जेंट और ये तो आपने फिजिक्स का क्वेश्चन रख दिया सर मैथ्स में गलती से, मेरा यकीन करिए मैथ्स का ही क्वेश्चन। और मैंने कहा था आपसे कि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, एलिप्स और पैराबोला में लाइट पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी अगर आपको याद आ रही है, और ये उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड शायद एक क्वेश्चन है। समझते हैं क्या दे रहा है वो। अ को-प्लानर बीम ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स हैज दिस इक्वेशन, ठीक है। The rays of the beam strike an elliptical surface and get reflected. I hope आपको पता है अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं इस तरीके से तो उसमें क्या हो रहा होगा, बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इन 3 लाइंस का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, बात करेंगे, आगे सुनते जाइए। द reflected rays from another convergent beam having equation this, further thus it is found that the foot of the perpendicular from the point 2, 2 upon any tangent to the ellipse lies on this circle। सर ये तो बहुत अजीबोगरीब बातें लिख दी हैं। इस बात का इससे क्या लेना, मैं कह रहा हूँ इसका काफ़ी कुछ लेना देना है इस बात से, पर पहले इस बात का क्या मतलब है उस पर बात कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले तो आप सारी बातें छोड़ के ये बताओ, इन दोनों लाइन से आप क्या स्ट्राइक कर पाते हो, इस पूरी ये जो 4 लाइन्स का ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से आप क्या क्रैक कर पाते हो। सर सीधे सीधे अगर मैं इन्हें सिंप्लीफाई करूँ तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या दिख रहा है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना आप। इस इक्वेशन को अगर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मुझे, अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं लैम्डा वाली टर्म्स को एक तरफ रखता हूँ और एक्स और वाई वाली टर्म्स को थोड़ा सा अलग रखता हूँ, मतलब जो नॉन लैम्डा टर्म्स है और लैम्डा टर्म्स है उनको, है ना। तो देखो ये है लैम्डा एक्स, ध्यान से देखना, बहुत काम की बात होगी और इसी से आपके पूरे क्वेश्चन का क्रक्स निकलेगा। मैं थोड़ा सा इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा, क्या आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा। और क्या, ध्यान से दिखेगा, लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा के बाद मुझे जो बचा हुआ दिख रहा है वो पार्ट दिख रहा है 2 माइनस वाई। डू यू ऑल एग्री विद दैट? जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? सर ध्यान से देखो, अगर आपने लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस 2 और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 माइनस वाई। क्या आपको कुछ नजर आया? मेरा आपसे ये कहना है, जरा गौर से देखो। A coplanar beam of light emerging from a point source has this equation। coplanar मतलब सब एक प्लेन पर ही हैं और लाइट की बीम इमर्ज हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सोर्स। मतलब कैसे निकल रहे हैं वो, अलग अलग लाइट्स निकल रही हैं, एक लाइट ये निकल रही है, एक लाइट ये निकल रही है, एक लाइट ये निकल रही है, पर ये जो है ना किसी एक सोर्स से निकल रही है, मतलब यहाँ से सारी लाइट्स निकल रही हैं, ऐसे ऐसे स्कैटर हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इन सारी लाइंस की एक कंबाइंड इक्वेशन वो दे रहा है, इन सारी लाइंस की एक कंबाइंड इक्वेशन वो दे रहा है। और वो इक्वेशन क्या दे रहा है, सुनिएगा ध्यान से, इन सारी लाइंस की वो कंबाइंड इक्वेशन दे रहा है कुछ इस तरीके से। मेरा कहना है इन सारी लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन में एक खास बात है सर, ये कुछ ऐसा है L1 प्लस लैम्डा L2। सर इन सारी इनफाइनाइट लाइंस की एक कंबाइंड इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 से दी जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको मिल जाएगी। वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है वो सारी सिचुएशन, और L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो L2 क्या है सर, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और L1 क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो आपको x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 मिलती है। मतलब टेक्निकली आई होप आप ये बात जानते हैं, हमने स्ट्रेट लाइंस में डिस्कशन किया है कि सारी लाइंस, ये इनफाइनाइट लाइंस जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही हैं, उनकी
क्लब्ड इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 से दी जाती है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिससे वो सारी लाइंस पास होती हैं वो L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0 से मिलती है, जहां पर उन सारी लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जो कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए वैरी करके आपको नई नई वैल्यूज अलग अलग यूनिक लाइन को रिप्रेजेंट करती हुई दिख जाती हैं। ये बात याद है क्या? मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सारी लाइन से -2, 2 से पास हो रही हैं, मैं बस इतना सा आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी लाइन्स है जो इमर्ज हो रही हैं, जो सारी लाइट्स हैं जो इमर्ज हो रही हैं, वो कहाँ से पास हो रही हैं? वो क्लियर सी बात है सर, आपके -2, 2 से पास हो रही हैं। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। इस बात का क्या मतलब है, इस बारे में बात करेंगे। फिर वो क्या कह रहे हैं, द रेस ऑफ द बीम स्ट्राइक एन इलिप्टिकल सरफेस। तो जो ये -2, 2 से निकल रही है ना, ये एक इलिप्टिकल सरफेस से स्ट्राइक कर रही है। तो ये -2, 2 एक इलिप्टिकल सरफेस के अंदर कहीं रखा हुआ है। तो अगर मैं प्रॉब्लम आपको थोड़ा विजुलाइज करवाऊं तो आपको कुछ तो दिमाग में आने लगा होगा कि हाँ सर, ये फिजिक्स की नहीं, ये हमारी मैथ्स की ही प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको चीज़ें रखने या दिखाने या समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट है, कहीं कोई पॉइंट है क्या? -2, 2 गौर से सुनिएगा। और इससे क्या निकल रही है? रेज, इससे रेज निकल रही है ना। तो मैं एक रे बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी रेज निकल रही हैं और ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, काम की बात है सुनना। द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म फ्रॉम अनदर कन्वर्जेंट बीम हैविंग दिस इक्वेशन। तो सुनना ध्यान से, ये जो सारी रेज निकल रही थी ना, जो टकरा रही थी, जो सारी रेज निकल रही थी जो टकरा रही थी, मतलब सुनना ध्यान से, यही बात आपको इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने में हेल्प करेगी कि सर मान लो इसके अलावा एक और रे निकली, वो कुछ ऐसी गई, इसके अलावा इस पॉइंट से एक और रे निकली, वो कुछ ऐसी गई। ये सारी रेस एक और कन्वर्ज होते हुए किसी पॉइंट से जा रही थी, मतलब ये सारी रेस किसी एक पॉइंट से जा रही थी। आपको समझ आया क्या? आपको एलिप्स की वो प्रॉपर्टी याद आई या नहीं, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर फोकस को अगर मैं सोर्स की तरह ट्रीट करूँ, लाइट सोर्स की, और उससे अगर मैं लाइट पास करूं और वो इलिप्टिकल सरफेस से कहीं रिफ्लेक्ट हो तो वो दूसरी फोकस से पास होती हैं। तो यहाँ से अगर बहुत सारी रेज निकल रही हैं इस एक पॉइंट से, तो और वो सारी अगर किसी एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये एक फोकस है और वो दूसरी फोकस है। अगर वो दूसरी फोकस में उस इक्वेशन को वर्कआउट करके निकाल पाऊँ तो क्या आप पॉइंट समझ पाए? ये इतना आसान सा क्वेश्चन है। मतलब अगर एक फोकस है तो दूसरी फोकस और हम ढूंढ लेंगे सर, बड़ा विशेष टास्क नहीं है, पर प्रॉपर्टी वो ये दे रहा है आपको कि ये जो सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये जो सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो सारी रेज आपके इस फोकस से पास हो रही हैं। इफ़ यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है? और जिस पॉइंट से वो पास हो रही हैं, उन सारी ये रिफ्लेक्टेड रेस की, ये सारी इमेनेट हो रही हैं, ये सारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इन सारी रिफ्लेक्टेड रेस की कंबाइंड इक्वेशन वो किससे दे रहा है? कुछ ऐसा लिखकर। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो गौर से देखो भाई, ये इक्वेशन क्या हो जा रही है सर? ये हो जा रही है μx - y। मैं फिर से म्यू वाली टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स, जो नॉर्मल नॉन म्यू टर्म्स है, उनको अलग रखता हूँ। तो μx - म्यू एक टर्म मिल रही है मुझे, है ना। तो मुझे पहले तो क्या मिल रहा है? μx - म्यू। और क्या दिख रहा है? गौर से देखिए और ध्यान से देखना, -y + 2। तो यहाँ पर एक और टर्म क्या मिल रही है? +2 - y = 0। फिर से वही बात, अगर आप म्यू कॉमन ले लें तो ये बन जाता है x - 1 और ये क्या बन जाता है? 2 - y। कोई आपत्ति, कोई परेशानी है तो पूछो भाई। आई थिंक अब तो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर अगर आप गौर से देखें तो वापस वही बात, एक लाइन है L1, इसे लेते मैं L3 कह लेता हूँ, एक लाइन है L4, है ना। और L3 और L4 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट उन स्ट्रेट लाइन्स का, यानी टेक्निकली ये इन सारी स्ट्रेट लाइंस, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सारी स्ट्रेट लाइंस की क्लब्ड इक्वेशन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही हैं। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? वो फिक्स्ड पॉइंट है आपका L3 = 0 और L4 = 0 को सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा, जो कि टेक्निकली क्या मिल रहा है? जो कि मिल रहा है x = 1 और y = 2। तो जो दूसरा फोकस मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1, 2। क्या एक क्वेश्चन आपको खत्म होता नहीं दिख रहा है? आई थिंक सर आपने क्रैक कर लिया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हमें तो दिख गया है। क्या आपको दिख रहा है? ये इसका क्या रहेगा भाई? ये इसका क्लियरली मेजर एक्सिस रहने वाला है। इफ़ यू ऑल एग्री विद मी, ये क्या रहा इसका? ये रहा इसका मेजर एक्सिस, है ना, -2, 2 और 1, 2। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं। तो y = 2 से आपका क्लियरली आप मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हो। इवन आपसे अगर मान लो पूछा गया होता कि इस एलिप्स की माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होती, तो इस एलिप्स का जो माइनर एक्सिस होता वो पहली बात तो एकदम मिड पॉइंट से जा रहा होता। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? और वो किसका मिड पॉइंट होता? वो दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता। तो दोनों फोकस के मिड पॉइंट में एक बात तो कॉमन होती, क्या कि y कोऑर्डिनेट तो अभी भी फिक्स्ड रहता, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होता? -2 + 1 कितना? -1। उसका हाफ कितना? -1/2। तो ये आपके एलिप्स का सेंटर होता। ये सब बातें क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि अब जो भी पूछा जाएगा वो अब इन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होकर हम निकाल लेंगे। सेंटर क्या है? -1/2, 2। यानी टेक्निकली जो आपका माइनर एक्सेस है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, जो आपका माइनर एक्सेस है वो क्या होगा? वो x = -1/2
होगा, क्योंकि वो x के पॉइंट पर, x एक्सिस पर एक पॉइंट है -1/2, वहाँ से पास हो रहा है y एक्सिस के पैरेलल रहते हुए। क्या ये बातें आपको समझ आई? आपके पास फोकाएं हैं जनाब, आपके पास मेजर माइनर एक्सिस आ गए, आपको और क्या चाहिए जीवन में? आप क्या नहीं निकाल सकते अब? आई होप आप इसे देखकर पहली बात तो घबराए नहीं, आप इस डेटा को देखकर घबराए नहीं और आपने चीज़ें सुनी। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है वो? इट इज़ फाउंड दैट द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स। अब उसने खुद कह दिया था वैसे तो एलिप्स, आपको अगर स्ट्राइक कर रहे थे तो वो कह रहा था कि जो वो एलिप्स है, जो एलिप्स है लाइज ऑन दिस सर्कल, ये अगर आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो क्या मैं इस सर्कल के बारे में कुछ कहूँ? चलो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो बातें अभी तक हमने ड्रॉ की, ये जो सिनेरियो पूरा बनाया, इसको लेकर तो कोई डाउट नहीं है। मूव करते हैं इस क्वेश्चन पर और मैं सर्कल और इस पॉइंट पर आने वाला हूँ, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। पहले तो वो पूछ ले रहा है आपसे इसेंट्रिसिटी ऑफ द सर्कल। क्या सर्कल की इसेंट्रिसिटी निकालना बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल बात है? मेरा यकीन करिए इससे आसान काम तो कुछ नहीं होगा। सर ऐसे कैसे? आप सोच के देखो ना। आप पहले एक बात बताओ, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? हम इसे भी क्रैक करके हाथों हाथ पहले बात खत्म करते हैं। इट इज फाउंड दैट, इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं, बस एक सेकंड आप इस बात को समझना। फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स, अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स लाइज ऑन दिस सर्कल फ्रॉम द पॉइंट 2, 2। तो एक पॉइंट है 2, 2, वहां से हमने क्या ड्रॉप किया? हमने एलिप्स की टेंजेंट बनाई, है ना। फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, तो 2, 2 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उस परपेंडिकुलर पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, उस परपेंडिकुलर पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट आपकी इस सर्कल पर, वो टेंजेंट जो है, जो आपका फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 2 अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स लाइज ऑन दिस सर्कल। आप इस बात को ऐसे डाइजेस्ट करना, ध्यान से सोच के देखना। अगर मैं आपको इस एलिप्स का एक ऑक्सिलरी सर्कल बना कर दूं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट प्लीज़ कोशिश करना समझने की, मैं इसी बात को आपको डाइजेस्ट करवा रहा हूँ कि ऑक्सिलरी सर्कल से कैसे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ध्यान से गौर करना। मैं इसका ऑक्सिलरी सर्कल बना ले रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड एट ऑल। अगर आपको ये बात थोड़ी बहुत भी क्लियर होती चली जा रही है तो इसका हम ऑक्सिलरी सर्कल कुछ इस तरीके से लेते हैं, है ना। इस एलिप्स का ये रहा ऑक्सिलरी सर्कल, जो कि थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि मैंने बहुत सिमेट्रिकली इसे नहीं बनाया, तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बना रहा हूँ, अगर आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम ना हो तो, है ना। थोड़ा सा हमने इसको एलिप्स का ये वाला पार्ट थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दिया है सेंटर से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बट आई होप फिर भी काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल है। अब इस ऑक्सिलरी सर्कल को लेके आप क्या कहना चाह रहे हो? अब वापस से इस लाइन को पढ़ो और इससे बात खत्म हो जाएगी। चूंकि आप कह रहे हो सर ये जो 2, 2 है, ये जो 2, 2 है आपका, इस बात से हम सीधे सीधे चीज़ें निकालते हैं। देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पहले तो इस म्यू वाले पार्ट को हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। मुझे एक बात यहाँ पे गड़बड़ लग रही है कि अगर मैं देखता हूँ इसे यहाँ से, तो μx+2 है ना, तो एक तो दिख रहा है मुझे μx-2μ, है ना, तो ये μx-2μ होना चाहिए था। बस इस छोटे से करेक्शन को देखेगा तो हो जाएगा आपका x-2, यहाँ पे x-2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, और जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी तो एलिप्स में एक माइन्यूट सा चेंज होगा। ये पॉइंट टेक्निकली आपका 2, 2 होगा, है ना, और 2, 2 होने की वजह से ये पॉइंट आपका क्या होगा? -2 और 2 के बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, तो जो कि होगा आपका 0, है ना। और इस वजह से ये आपका क्लियरली y एक्सिस ही होगा, जिसकी आप इक्वेशन क्या लिखेंगे? x = 0। बस इतना छोटा सा करेक्शन। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ। आपका ये है 2, 2, इस लाइन को पढ़ना। बस यही बात मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी कि 2, 2 हमें मिल क्यों नहीं रहे, है ना। ध्यान से देखना। Further this, it is found that foot of the perpendicular from the point 2, 2 upon एनी टेंजेंट टू द एलिप्स लाइज ऑन दिस सर्कल। शैलाई से ये जो आपका सर्कल है, ये क्लियरली यहाँ से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉप की है तो ये ऑक्सिलरी सर्कल पर ही जा रही है। क्योंकि आप बात समझो ना, अगर आपने 2, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, 2, 2 से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हमने एक प्रॉपर्टी बहुत डिटेल मैनर में पढ़ी है कि सर अगर फोकस से, ये 2, 2 आपकी फोकस है, फोकस से अगर टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो आपके ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करती है। बात याद है? सो टेक्निकली वो इस सर्कल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वो आपसे कहना चाह रहे हैं ये जो सर्कल है आपका, ये इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है। क्या इस बात में तो कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी या कोई कंसर्न नहीं? आई थिंक सर ये बात तो समझ आ गई। अब अगर मुझे पता चल गया है कि ये जो सर्कल है इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है, तो मैं शायद इसके मेजर एक्सिस तक पहुंच जाऊं। क्या आपको ये बात समझ आ रही? मैं सर इसकी रेडियस ढूंढना चाह रहा हूं, तो रेडियस अगर मैं ढूंढता हूं तो क्या मिलती है? सर सेंटर तो वही रहने वाला है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वेरीफाई कर लो। देखो x है नहीं तो x हो जाएगा 0, और -4 का नेगेटिव हाफ कितना हो जाएगा 2। आपको देखो ये सेंटर और ये सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं 0, 2, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसकी रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस कितनी आएगी? ध्यान से देखना, g² + f² - c, तो कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 - -5 यानी 4 + 5 कितना? 9, और 9 का अंडर रूट कितना? सर 9 का अंडर रूट 3।
यानी कि आपके ऑक्सिलरी सर्कल, अच्छा ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता था याद करो, आपका ऑक्सिलरी सर्कल सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ द इलिप्स, मतलब उसका इलिप्स का सेंटर और सर्कल का सेंटर आपका कोइंसाइड करता है। बस इतनी सी बात कि ऑक्सिलरी सर्कल की जो रेडियस है, ऑक्सिलरी सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ पर आपकी इस सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होती है। आई होप आप ये भूले नहीं हो, है ना। हम सारे पार्ट एक साथ खत्म कर देंगे, बस अगर मैंने इस पार्ट को वर्कआउट कर लिया तो ये जो लेंथ आ रही है, ये जो लेंथ आपकी आ रही है, कितनी आ रही है, ये आपकी आ रही है 3। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आई थिंक इससे से अब हम सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे जो भी हमसे पूछी जाएंगी, क्योंकि अब मुझे मेजर एक्सेस भी पता चल गया है। तो आराम से देखते हैं एक एक करके चीज़ें, ध्यान से देखना। मुझे ए की वैल्यू 3 पता चल गई है, याद ध्यान से सुनना। अगर मुझे ए की वैल्यू 3 पता चल गई है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो, ध्यान से देखो सर, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस हमने पढ़ी है 2AE। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और यहाँ पे देखो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, ये डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, तो 2 + 2 कितना होता है 4। अच्छा सर एक और बात, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 × 3 कितना 6। आप बात समझ पा रहे हो, 2 × 3 कितना 6, तो कितना हो जाएगा 4/6, यानी कितना 2/3। तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ रही? सर एसेंट्रिसिटी साफ तौर से दिख रही है 2/3। यही आई थिंक हमारा पहला आज का क्वेश्चन था जिसमें हम इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी को कितना मार्क करेंगे, ऑप्शन सी 2/3। यहाँ तक कोई डाउट? अब सर अगले पार्ट पर आते हैं। आई थिंक चीज़ें स्मूथ हैं, चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से अब मैं अगले पार्ट पर आता हूँ। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल that an incident ray and the corresponding reflected ray can enclose with the axis of the ellipsis। तो अगर मुझे दोनों रेज उठानी है, कौन सी, इंसिडेंट रे और आपकी ये वाली रे, और इनका मुझसे एरिया पूछा जा रहा है, किसके साथ, एलिप्स के एक्सिस के साथ। तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये जो दोनों रेज हैं और जो आपका एलिप्स है, चीज़ें विजुलाइज करने की कोशिश करना। मान लो ये आपका एलिप्स है ना, आई एम रियली सॉरी, मान लो ये आपका एलिप्स है ना। एलिप्स में आपके पास एक मेजर एक्सिस है, एलिप्स में आपके पास एक मेजर एक्सिस है जो कि ये रहा होगा कुछ इस तरीके से। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? अब इस एलिप्स में जो ये मेजर एक्सिस है, इसमें आपके पास फोकाई है ना, तो एक यहाँ से एक रे निकलेगी और एक रे यहाँ से जाएगी। अब वो एरिया अगर मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो क्या आप ये बात जानते हो, जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल शेप होगा उतना ज़्यादा मैक्सिमम आपको एरिया मिलेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस बात को याद रखना। मैं मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से प्रूव भी कर दूंगा, बट अभी फिलहाल मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एरिया मैक्सिमम तब होता है जब शेप आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिमेट्रिकल हो। जैसे अगर ट्रायंगल्स की बात करें और पैरामीटर गिवन हो तो आप कोशिश करिए उसे इक्विलैटरल बनाएं। इक्विलैटरल नहीं बन पा रहा है तो आइसोसेलेस बनाएं। इस तरीके से सोचो, जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो ये कितना होगा, ये होता है आपका -AE, बस ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप तो ऐसे सोचो, आपकी इंसिडेंट रे निकली, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जा रही, तो समझना आपको बहुत सारे ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे। जैसे एक ट्रायंगल यहाँ से जा रहा होगा, बहुत सारे अलग अलग बनेंगे, पर जो एग्जैक्ट बीच में होगा ना, जो ट्रायंगल एग्जैक्ट बीच में होगा, जिस ट्रायंगल की वर्टेक्स एग्जैक्ट बीच में होगी, मतलब कुछ इस तरीके से वो प्लेस्ड होगी, गौर से सुनिएगा, वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होगी। जैसे कि इसे अगर मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर दूं, अगर आप इस वाले, ये जो आपका एक्सिस है, माइनर एक्सिस जो कि फिक्स हो चुका है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो ये जो आपका इंसिडेंट रे है मान लो, आई होप आप समझ पा रहे हो, और ये जो रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इस केस में एरिया आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से ये बात फिगर आउट कर सकते हो। और अगर इस एरिया को मैं फिगर आउट करना चाहूँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये डिस्टेंस आपकी होगी 2AE, और ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये होगी आपकी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। तो एरिया कितना होगा, हाफ बेस कितना है 2AE, यानी दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस, और दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस सर हम निकाल चुके हैं, कितनी होती है 2 और 2 कितना 4। तो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस तो कितनी होगी 4। इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस तो 4 पता चल गई, लेकिन सर ये जो डिस्टेंस है B कैसे पता करोगे? शायद कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना। क्या हमें एसेंट्रिसिटी पता चल गई है सर, एसेंट्रिसिटी है आपकी 2/3। क्या आपको A पता चल गया है सर, A की वैल्यू है 3। तो ध्यान से देखो, मैं क्या कहूँगा, E² विल बी इक्वल टू 1 - B²/A²। अब ध्यान से देखते जाइएगा, शायद मैं चीज़ें निकाल पाऊँ बहुत सिंपल से सॉर्टेड से मैनर में। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, दैट B² = A² टाइम्स 1 - E²। आई होप एलिप्स में ये फॉर्मूला भी हम हर बार डिस्कस करते हैं, कैसे बनता है, इसे वहाँ शिफ्ट किया, 1 - E² को A² से मल्टीप्लाई किया। सर B की अगर वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या दिखेगी, ध्यान से देखो, A कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 - E², E कितना है 2/3, 2/3 का स्क्वायर यानी 1 - 4/9। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है। 9 - 4, 9 - 4 कितना 5, 5/9, 9 से 9 कैंसिल तो आता है 5, तो B² आता है 5, तो B कितना होगा सर, B जो होगा वो होगा √5। कोई तकलीफ तो नहीं।
अब अगर बी स्क्वायर 5 आ रहा है, अगर बी स्क्वायर 5 आ रहा है तो बी कितना है √5, कोई दिक्कत तो नहीं। आई थिंक सर यहाँ से 2 का 4 कितना हुआ 2 टाइम्स, तो ये जाता है 2√5। तो आपके इस ट्रायंगल का जो एरिया आता है वो क्लियरली हमें दिख रहा है कितना 2√5। क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था? बस ये पार्ट आपको यहाँ क्रैक करना होगा कि अगर मुझसे पूछ रहा है क्या मैक्सिमम एरिया द लार्जेस्ट ट्रायंगल, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, शेप्स जितने सिमेट्रिकल होंगे, शेप्स जितने सिमेट्रिकल, जैसे यहाँ पे हमने क्या इंश्योर किया, हमने इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, हम इसे इक्विलैटरल बना नहीं पाए क्योंकि चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, पर आपने यहाँ से एक रे पास की, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से इस फोकस पर जाती है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर मुझे इसे लार्जेस्ट मेंटेन करना है एरिया वाइज, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि ये जितना सिमेट्रिकल हो, जितना सिमिलर हो उतना अच्छा। इक्विलैटरल बन नहीं पाया तो हमने कोशिश की आइसोसेलेस। इसका प्रूफ भी मैं एक डिटेल मैनर में दे सकता हूँ AOD मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट से, जो अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा हूँ। पर ये बात याद रखिएगा, शेप जितना सिमेट्रिकल होगा एरिया उतना ज़्यादा होगा, याद रहेगी ये बात। तो सर इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सुनिएगा ध्यान से। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इंसिडेंट रे स्टार्टिंग at one focus and the corresponding reflected ray terminating at another focus is। सर अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वो आपको चीज़ें कहाँ पर लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं सारी चीज़ें एक एक करके वहाँ पर विजुलाइज करता हूँ, देखता हूँ। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, सुनना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आप चीज़ें जानते हो तो। एन इंसिडेंट रे स्टार्टिंग फ्रॉम वन फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे इन टर्मिनेटिंग एट अनदर फोकस। आप सोच के देखो ना सर, ये तो वेरी करेगा, ये तो हर फोकस हर रे के लिए वेरी करेगा, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये फिक्स होगा? आप याद करो सिंपल सी प्रॉपर्टी कि अगर एलिप्स पर कोई पॉइंट लाई करता है और उसकी इस फोकस और इस फोकस से मैं डिस्टेंसेस का सम निकालूं, तो PS प्लस BS डैश क्या होता है? सर ये तो हमने कुछ पढ़ा था, याद करिए, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि होती है आपकी मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल। आई होप आप ये फॉर्मूला नहीं भूले हो। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे अब वो इस रे के लिए निकालो इसका और इसका सम, या चाहे इस रे के लिए निकालो इसका और इसका सम, तो एलिप्स पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट कि यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो इस फोकस से और इस फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा आपके मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है 2a। और a की वैल्यू कितनी है सर? a की वैल्यू है 3, और अगर a की वैल्यू है 3 तो 2a कितना हो जाएगा सर? 2a टेक्निकली हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन डी। आप यकीन करिए ये सीधे सीधे डेफिनेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पर अगर मुझे परिभाषाएं नहीं पता हैं, अगर मेरे बारीकियां नहीं पता है, अगर मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मेरे लिए डेफिनेटली IIT JEE मेंस या JEE एडवांस जैसे एग्जामिनेशन टफ बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इस एग्जाम को आसान बनाए रखना चाहता हूँ, मैं अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर रखना चाहता हूँ, अगर मैं इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे हर चीज़ को डेप्थ में एक्सप्लोर करना होगा। और मेरा मानना है शायद हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं सिंगेज के इस मैथमेटिक्स के पैकेज के थ्रू। हम यहाँ पर इसने जो पूरे आपके 11th-12th का जो सिलेबस है उसे 5 किताबों में डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, फैक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत थरली आपको हर एक चीज़ से गुजारता है, मतलब हर एक चीज़ से लेकर जाता है, हर एक प्रॉपर्टी पढ़ाता है, हर एक कंसेप्ट पढ़ाता है, हर एक फॉर्मूले का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बस ऐसी ही चीज़ें रख नहीं दी जाती हैं, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखा जाता है कि अगर ये बात ऐसे कही जा रही तो उसका कारण क्या है, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। हर एक बात अपने एक रीजनिंग के साथ वहाँ रखी जाती है ताकि आपको चीज़ें समझ आए। सिर्फ ऐसे ही चीज़ें हो नहीं जाती हैं, ये बात का ये बुक ध्यान रखती है। और हम भी इसी तरीके से इस बुक को फॉलो करते हैं कि हम हर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सारी 5 किताबें पढ़ेंगे, उनके हर एक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, और हम कंसेप्ट्स को से समझ नहीं रहते हैं, उनके कंसोलिडेशन के लिए हम उसके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उन कंसेप्ट्स को और मजबूत बनाते हैं। और फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस पर आते हैं सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद, जहाँ पर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन को कैटर करना सीखते हैं, चाहे सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, चाहे वो मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड आंसर बेस्ड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, जैसा हम देख रहे हैं इन एक्सरसाइजेस के दरमियान। और इसके साथ साथ बिल्कुल ये मत भूलिएगा कि हम चैप्टर खत्म करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही कि कितने डिटेल्ड, कितने थरो मैनर में आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। जी हाँ, हमने कभी आपसे कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा, ना कहेंगे। कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई मॉडल नहीं होता है, कोई भी कॉस्ट नहीं। यकीन करिए कोई भी हिडन कॉस्ट ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक और ज़रूरी बात, इस प्लेलिस्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक फॉर सिंगेज मैथमेटिक्स IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। पूरा प्लेलिस्ट आपको एक्सेसिबल रहेगा, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप चीज़ें आसानी से एक्सेस कर पाएंगे।
इसी के साथ साथ कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिखना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जो भी आपके कंसर्न्स होंगे हम रिजॉल्व करेंगे। एक और ज़रूरी बात, लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखिए। डेली 9:30 इवनिंग में रिलीज़ होते हैं, 2 वीडियोज़ हम रिलीज़ करते हैं टाइमली कोर्स के कंप्लीशन के लिए। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, नोट्स बनाइए और रिविजन करके उन चीज़ों का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये की है इस एग्जाम को क्रैक करने की, और कोई तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा कारगर नहीं है इस तरीके से कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच रखें। इसके साथ साथ इफ़ यू फाइंड दिस थिंग वर्थ शेयरिंग, तो इसे और ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो स्टूडेंट्स भी इससे बेनिफिट ले पाएँ और इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।